दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डेंजर ऑन बोथ साइड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डेंजर एक नाउन है जिसका मतलब होता है खतरा। ऑन बोथ, ऑन मतलब पर, बोथ मतलब दोनों, साइड्स मतलब तरफ। तो क्या अर्थ हुआ? डेंजर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ खतरा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग विक्रम वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये आपको इसमें देखिए वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में आपको यहाँ पर कोई भी वर्ब नज़र नहीं आएगी। यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, सिंपल पास्ट का वाक्य आपको लगेगा। क्योंकि आमतौर पर जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई सारे ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर उसके अंदर मीनिंग कुछ और होती है। तो यहाँ जो वाक्य है वन मॉर्निंग विक्रम वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, तो वो वे का मतलब ये भी होता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, तो उस सेंस में भी इसको लिया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, विक्रम वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, जो विक्रम था वो अपने स्कूल जा रहा था। सडनली ही सॉ अ बुल चार्जिंग टूवर्ड्स हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी का मतलब देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। सडनली मतलब कि अचानक, ही सॉ उसने देखा, अब बुल मतलब सांड, उसने एक सांड को देखा। चार्जिंग टूवर्ड्स हिम, दोस्तों चार्ज का मतलब होता है कोई हिंसक हो जाना, हमला करने के लिए तैयार हो जाना। और टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली ही सॉ अ बुल चार्जिंग टूवर्ड्स हिम, मतलब क्या हुआ कि अचानक उसने देखा एक सांड उसकी तरफ हमला करने आ रहा है। ही गॉट वेरी फ्राइटेंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और जानने वाली बात यह है, जो यहाँ ये शब्द है FRIGHTENED, फ्राइटेंड, ये एडजेक्टिव है। और फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत। तो दोस्तों, आपको जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। यदि आप एडजेक्टिव का प्रयोग सिंपल पास्ट के या सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में करेंगे तब आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं जैसे ही वॉज फ्राइटेंड या फिर ही इज़ फ्राइटेंड, तो आप इनको सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी भी तरीके का इसमें सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल किए। लेकिन जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप इस शब्द को वर्ब के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के, इसको वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ किया गया। और जो सपोर्टिंग वर्ब है वो है गेट। और तो आप इसे नोट कर लीजिए, गेट फ्राइटेंड का मतलब हो गया डर जाना, भयभीत हो जाना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया है। तो इस बात को समझ ही गए होंगे कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब में प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ वहाँ पर करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ? ही गॉट वेरी फ्राइटेंड, वह बहुत ज़्यादा डर गया, कह सकते हैं वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। टू सेव हिमसेल्फ, टू मतलब सेव मतलब बचाना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, खुद को। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। ही जम्प्ड इनटू द
कंपाउंड ऑफ अ हाउस नियर बाय। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जंप मतलब कूदना, सेकंड फॉर्म जंप्ड, इनटू मतलब अंदर। और दोस्तों कंपाउंड का मतलब होता है किसी अहाता, मतलब किसी कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह या कोई ऐसी कोई इमारत जिसका उसके आसपास चार दीवारी हो, तो उसे कंपाउंड कहा जाता है, जिसे अहाता कहा जाता है, या फिर परिसर। परिसर तो नहीं, इसको अहाता ही कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, ही जम्प्ड इनटू द कंपाउंड ऑफ अ हाउस नियर बाय। तो क्या अर्थ हुआ कि खुद को बचाने के लिए वह एक नज़दीकी घर के कंपाउंड में कूद गया। द बुल बैंग्ड हिज हेड ऑन द वॉल एंड वेंट अवे। दोस्तों बैंग का मतलब होता है कि ज़ोर से किसी चीज़ से टक्कर मारना, मारने को बैंग कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में बैंग्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द बुल बैंग्ड हिज हेड ऑन द वॉल। तो क्या अर्थ हुआ कि सांड ने अपना सर दीवार में मारा, एंड वेंट अवे, और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। Just as Vikram was gloating over his presence of mind, a dog which belonged to the owner of the house pounced on him। दोस्तों ये भी जो वाक्य है बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप इस वाक्य को देख लीजिए। जस्ट एज विक्रम वॉज ग्लोटिंग ओवर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स का मतलब है, इसका तात्पर्य है आईएनजी फॉर्म। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना है। और वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है, विक्रम ये सब्जेक्ट है इस वाक्य के अंदर जो सिंगुलर है, जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। अब आप इसकी मीनिंग को भी नोट कर लीजिए। GLOAT, ग्लोट का अर्थ होता है इतराना। जैसे इतराना समझ रहे होंगे आप, जब हम कई बार किसी चीज़ को कर लेते हैं और उस काम को करके खुश होते हैं, कोई सफलता पा लेते हैं और हम उसमें उस बात पर इतराते हैं, तो उसको ग्लोट कहा जाता है। और ये फोर्थ में ग्लोटिंग। तो क्या अर्थ हुआ कि जस्ट एज विक्रम वॉज ग्लोटिंग ओवर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। और दोस्तों प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की एक त्वरित बुद्धि, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जब आप उस चीज़ को तुरंत सोच लें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, तो उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जब विक्रम अपनी बुद्धि पर, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर इतरा रहा था, अ डॉग एक कुत्ता, विच बिलोंग्ड टू द ओनर ऑफ द हाउस, जो उस घर के मालिक का था, बिलोंग मतलब होना, किसी संबंधित होना, जो उस घर के मालिक का था, पाउंस्ड ऑन हिम, वो उस पर झपट पड़ा। और दोस्तों पाउंस का मतलब था अचानक हमला कर देना, झपट पड़ना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब विक्रम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, अपने बुद्धिमानी पर इतरा रहा था, अ डॉग विच बिलोंग टू द ओनर ऑफ द हाउस पाउंस्ड ऑन हिम, एक कुत्ता जो उस घर के मालिक का था उसके ऊपर झपटा। इट कॉट, इट कॉट हिम एंड बिट हिम एट सेवरल प्लेसेस। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कैच का मतलब होता है पकड़ना, और सेकंड फॉर्म है कॉट। और दोस्तों यहाँ देखिए इट का यूज़ किया गया जो कि एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाए, उसको सिंपली प्रोनाउन कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो जब भी नाउन मतलब कि संज्ञा के स्थान पर आप कोई भी ऐसा शब्द यूज़ करें जो संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं, तो उसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्रोनाउन कहा जाता है। और जहाँ यहाँ जानने वाली और नोट करने वाली बात यह है कि जब हम किसी भी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, पशु जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि आप प्रोनाउन लगाएंगे तो आपको इट का यूज़ करना होगा। तो इस बात को नोट कर लेंगे, जब आप किसी भी जानवर के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पर इट का यूज़ करना होगा। किसके लिए? पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। तो क्या अर्थ हुआ? इट कॉट हिम, उसने, अब ये जो इट है वो कुत्ते के लिए यूज़ किया गया है। इट कॉट हिम, और हिम जो है वो उस बालक के बारे में बात हो रही, विक्रम के बारे में। इट कॉट हिम, उसने उसे पकड़ लिया।
एंड बिट हिम, और उसको काट लिया। और ये बाइट की सेकंड फॉर्म में, बाइट का अर्थ होता है काटना। आप फर्स्ट फॉर्म को नोट कर लीजिए, BITE, बाइट मतलब काटना, सेकंड फॉर्म में बिट। तो क्या अर्थ हुआ, इट कॉट हिम, उसने उसको पकड़ लिया, एंड बिट हिम एट सेवरल प्लेसेस, और उसको कई प्लेसेस पर, कई जगहों पर काट लिया। सेवरल मतलब कई, और उसको कई जगहों पर काट लिया। सून मतलब कि जल्दी ही, द ऑनर ऑफ द हाउस केम आउटसाइड एंड सेव्ड विक्रम। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सून मतलब कि जल्दी ही, द ऑनर ऑफ द हाउस मतलब कि घर का मालिक, केम आउटसाइड, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम आउटसाइड बाहर आया, एंड सेव्ड विक्रम, और विक्रम को बचाया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जल्दी ही घर का मालिक बाहर आया और विक्रम को बचाया। देन ही कॉल्ड अप हिज पेरेंट्स, फिर उसने उसके माता पिता को बुलाया। हु केम, जो आए, एंड टुक हिम होम, जो और उसे घर ले गए। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक का मतलब लेना या फिर ले जाना, और सेकंड फॉर्म में टुक। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, देन ही कॉल्ड अप हिज पेरेंट, फिर उसने उसके माता पिता को बुलाया। हु केम, जो आए, एंड टुक हिम होम, और उसे घर ले गए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जैसा शायद, वैसे इस कहानी का कोई मॉरल इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन शायद इसका मॉरल यही है कि जैसा ये जो बालक था, ये इस बात पर खुश हो रहा था कि उसने खुद को बचा लिया उस सांड के हमले से, लेकिन उस दौरान वो इस बात को भूल गया कि वहाँ पर एक और ख़तरा मौजूद था। उसने उस बात को इग्नोर कर दिया जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये कहानी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में ही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाने की। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप में से कई लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि सर आप कुछ बताइए कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, रीड वगैरह। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कई बार बीच बीच में आपको बताता हूँ, यदि आप उन्हें करते हैं तो डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट in your English. So first of all guys, what you need to understand, if you really want to be fluent, if you want to improve your communication skills, so start reading English book, newspaper from today onwards. And when you read them, try to read them loudly, because you know what will happen if you read any English English newspaper or English book, it will definitely improve your communication skills. How it will improve? Because when you read it loudly, it will help you to improve your pronunciation, and apart from this you will also see that your clarity is improving, because when you speak in English and there is some problem in the pronunciation, then it will not sound good, it will sound very bad. So it's better that you work on your pronunciation plus you work on your clarity. So this English reading practice can help you a lot in your English, because when you read regularly for 10 to 20 minutes, what will happen that you will be able to pronounce the words easily, there will be a lot of clarity, plus this ease, which you will get by reading, it will definitely reflect in your in the way you speak in English. So you should start doing this from today onwards. Whenever you get the time, try to read any English book, any newspaper loudly for at least 10 to 20 minutes. And apart from this, there are other things which you can do. Just try to think in English only in your mind. When you think something, then just think that, try to translate the sentence in your mind. Then you will realize that slowly you are improving, and start talking to your friends, with your known people, and try to speak in English only. Initially you will have a lot of hesitation, it happens with everyone, but slowly if you keep on practicing, you will definitely improve. So guys, that's it for today. I hope you enjoyed this, and if you really like this suggestion, do like this video. And apart from this, if you have any valuable feedback, any suggestion for me, you can share your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.